नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। इस समय बुंदेली दस्तक की यात्रा पहुंची है ललितपुर में और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला संरक्षक एवं प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष ऐसे प्रदीप त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली दस्तक में। आपका भी स्वागत है। आपको बता दें कि हमारे दर्शकों को प्रतीक्षा थी कि चुनावी विश्लेषण प्रदीप त्रिपाठी जी के द्वारा कराया जाए। आप सभी दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगा, प्रदीप त्रिपाठी जी ललितपुर जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही आप व्यापार मंडल के पिछले 28 वर्षों से यहाँ जिलाध्यक्ष भी हैं। तो आपका पुनः स्वागत है बुंदेली दस्तक में। और आपसे जानना चाहेंगे, 2024 का चुनाव हो गया है, आज अंतिम चरण का मतदान भी संपन्न हो गया है। क्या लग रहा है झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पे? सबसे पहले आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र का जो एक तरफा होना था, वह भाजपा के प्रत्याशी अनुराग शर्मा की कार्यप्रणाली के कारण एक तरफा नहीं रहा और चुनाव थोड़ा फंसा हुआ महसूस हो रहा है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ललितपुर जनपद में 2 विधानसभाएं हैं। मेहरौनी विधानसभा की बात करें तो क्या लग रहा है इस बार मेहरौनी विधानसभा से कौन बाजी मारने वाला है? देखिए, ललितपुर जिले में मेहरौनी विधानसभा और ललितपुर विधानसभा 2 क्षेत्र हैं संसदीय क्षेत्र में। इसमें तो दोनों विधानसभा एक दूसरे से अलग नहीं आज की माहौल में कहे जा सकते। जो स्थिति मेहरौनी क्षेत्र की होगी वही स्थिति ललितपुर विधानसभा क्षेत्र की भी होने वाली है। ललितपुर जनपद में जातीय समीकरण देखा जाए तो क्या लगता है इस बार कितने प्रतिशत वोट अनुराग शर्मा जी को मिला होगा, कितने प्रतिशत वोट प्रदीप जैन को मिला होगा, कितने प्रतिशत वोट अन्य प्रत्याशियों को मिला होगा? झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के ललितपुर जिले में चुनाव में जो प्रमुख जातियां अपना असर दिखाती हैं, उन जातियों में ब्राह्मण, लोधी, कुर्मी और जैन समाज, ये जातियां अपना ज़्यादा असर रखती हैं। इनके नेता प्रभावशाली रहे हैं। दलित समाज के एक वोट बैंक के रूप में उनको देखा गया है, लेकिन इस बार दलित समाज का वोट बैंक, जिस पर मायावती का असर रहता था, इस चुनाव में मायावती का असर अपने वोट बैंक पर नहीं रहा और उन्होंने अपनी मर्जी से काम किया है। जो एक स्थिति पहले हुआ करती थी कि बसपा ने जिसको कैंडिडेट घोषित कर दिया उसको दलित समाज का अधिकांश वोट मिल जाया करता था। तो आज ये पहला मुझे लगता है ऐसा चुनाव है कि जिसमें मायावती को यह एहसास हो जाएगा कि अब उनका वोट बैंक नहीं रहा है। लोग अपनी मर्जी से वोट कर रहे हैं दलित वर्ग के। और यहाँ पे स्थिति ये है कि चूँकि अनुराग शर्मा एक भाजपा के ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका कहा जाता है कि आम आदमी क्या खास आदमियों से ही ताल्लुकात नहीं है। हर जिले के, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, धार्मिक संगठनों से या जाति संगठनों से ताल्लुकात वाले लोग हों, पिछले 5 सालों में अनुराग शर्मा का किसी से भी कोई खास ताल्लुकात नहीं रहा। गिने चुने चंद चेहरे हैं जिनके आसपास वह घूमते रहे और वो चेहरे उनके आसपास। उन लोगों ने ना अनुराग शर्मा को कोई हकीकत बताई कि आपकी क्या स्थिति है। कोशिश होता क्या है, जो नेता की खुद की अपनी समझ होती है और जो चाटुकार होते हैं वह नहीं चाहते कि हमारा नेता आम आदमी से मिले। ये नेता की खुद की समझदारी होती है कि उसको आम आदमी से ताल्लुकात रखना है या नहीं है। अब अगर कोई ये सोच ले कि हमें तो हवा में जीतना है, हवा के रुख के साथ जीतना है, तो अब ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहा जा सकता है। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे प्रदीप जैन आदित्य हैं। एक बार वह लोकसभा के सदस्य चुने गए और ललितपुर झांसी का ये राजनीतिक रूप से कह सकते हैं कि वह अच्छा समय रहा कि उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनने का मौका मिला। और राज्य मंत्री बनने के बाद भी वह जमीन से जुड़े रहे। आम आदमी को जब भी कोई तकलीफ़ हुई उसके घर पहुँचे, उसके दरवाजे पर पहुँचे। और उन्होंने कोई जैन समाज का वोट ज़्यादा नहीं है झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में, लेकिन उनकी आज लंबे समय से वो कोई चुनाव नहीं जीते हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद
लेकिन आम आदमी को उनकी कार्यप्रणाली, उन्हें लगता है कि हम इनसे जब चाहें तब मिल सकते हैं, जब चाहें हम प्रदीप को अपनी दुख तकलीफों में अपने घर बुला सकते हैं। और कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे झांसी ललितपुर में अच्छी नहीं है संगठन के तौर पे, ना राष्ट्रीय स्तर पे। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का बचा क्या है? पिछले चुनाव के परिणाम बताते हैं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। लेकिन प्रदीप जन आदित्य का जो काम करने का तरीका रहा, आम आदमी से जो जुड़ाव रहा, उसका उन्हें बहुत लाभ इस चुनाव में मिलने जा रहा है। हार जीत की बात अलग है, लेकिन वो आज एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और अनुराग शर्मा का जो जनता आम आदमी से जो जुड़ाव नहीं रहा, उसका खामियाजा अनुराग शर्मा और उनकी पार्टी को ही भुगतना, किसी और को नहीं भुगतना है। तो अनुराग शर्मा की स्थिति जो कमज़ोर की है, उनके अपने लोगों ने की है। आज जो विभिन्न जातियों के लोग जो नेता भाजपा में हैं, बड़े बड़े पदों पर संगठन ने बिठाया है, आज लगभग सारे नेताओं ने भाजपा के साथ भितरघात किया है। किसी ने भी अनुराग शर्मा के लिए काम नहीं किया है। अनुराग शर्मा के लिए काम किया है भाजपा का जो पुराना कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ, निचले स्तर पर कमज़ोर, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, उसने ईमानदारी से भाजपा के लिए काम किया है। और मायावती ने तो एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जिसने इस चुनाव से पहले ललितपुर का नाम नहीं सुना हो, ललितपुर की ज़मीन पर कभी पैर नहीं रखा हो। तो आज यहाँ के जो बसपा का जो वोटर था, उसने ये दिखा दिया इस चुनाव में। तमाम हमारे बसपा के कार्यकर्ताओं से, ग्रामीण स्तर में जो वो मायावती का वोट बैंक था, उन लोगों से चर्चा हुई, बात हुई, तो वो लोग कहते हैं हम तो कांग्रेस के साथ हैं। तो ये बसपा के लिए खतरे की घंटी है, और भाजपा के लिए भी, कि भाजपा ने अब जिस तरीके से भी कैंडिडेट बसपा का बदलवाया, जो भी उनके गुणा भाग लगे रहे हों, तो वो हमारे ख्याल से उनके खिलाफ ही गए हैं। ये आप ललितपुर जनपद के पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। आपने भी भितरघात की बात कही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, दर्शकों की ये उम्मीद भी है आपसे कि आप उत्तर सही देंगे। ललितपुर में जिस तरीके से दूसरी पार्टियों के नेता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, क्या उनने पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए समर्थन में वोट मांगा है या समर्थन किया है अंतिम समय तक? जो भी जानकारी हमारी पास आई है, देखो, जो लोग दल बदलते हैं, वह किसी नीति के तहत या विचारधारा के तहत दल नहीं बदलते हैं, वह अपने निजी स्वार्थों के चलते दल बदलते हैं। तो ऐसे लोगों का काम यही रहता है कि उनका हित कहाँ है। तो तमाम ऐसे नेता हैं जो ये चाहते हैं अनुराग शर्मा अगर चुनाव हारेंगे तो अगली बार हमें मौका मिलेगा। कुछ लोग ये चाहते थे कि हमारी पूछ परख हो। आज जो अर्थ का युग है, बगैर अर्थ के कोई चुनाव नहीं होता है। कई लोगों को ये रहता है कि हमारे पास अनुराग शर्मा ने आर्थिक ताकत हमें नहीं दी। तो आप समझ सकते हैं आर्थिक ताकत से हमारा ताल्लुकात कहने का क्या है। तो तमाम ऐसे कारण हैं कि जिसकी वजह ये दल बदलने वाले तो किसी के होते ही नहीं हैं। तो क्या भाजपा के, क्या किसी और पार्टी के। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्हें अच्छा लगा वो किया उन्होंने। तो भाजपा के साथ तो तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज अच्छे अच्छे पद भाजपा में ले रखे हैं। प्रमुख जो 10-5 पद हैं जिन लोगों के पास, उनमें से एक आध का नाम अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी ने, मुझे नहीं लगता कि अनुराग शर्मा के साथ ईमानदारी से काम किया है। जब बुंदेली दस्तक की टीम क्षेत्र में जा रही थी तो हमने ये देखा कि जनता कह रही थी कि वोट मोदी को दे रहे हैं, वोट मोदी को दे रहे हैं। और अगर जो कांग्रेस को वोट दे रहे थे वो ये कह रहे थे वोट प्रदीप जैन को दे रहे हैं, कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हमारा भी आकलन यही है कि जो अनुराग शर्मा को वोट मिलेंगे वो भाजपा के नाम पर मिलेंगे। भाजपा का जो बेस कार्यकर्ता है उसकी मेहनत की बदौलत मिलेंगे और आम आदमी की राष्ट्रीय सोच के तहत मिलेंगे। लेकिन प्रदीप जन आदित्य को जो वोट मिलेंगे वो कांग्रेस की वजह से नहीं मिलना है। वो वोट मिलना है प्रदीप जन आदित्य की कार्यप्रणाली के कारण। और समाजवादी पार्टी के जो लोग आज सत्ता से वंचित हैं, तो हमारी लॉटरी खुल सकती है, हमें पहले जैसा हम लोगों के पास पावर आ सकता है। तो वो उस सोच के तहत अपने जी जान से पूरे जो उनका जो बेस वोट है समाजवादी पार्टी का, वो भी प्रदीप जन आदित्य के साथ लगा रहा है।
अच्छा, 20 तारीख को मतदान हुआ, उसके 5 दिन पहले तक माहौल कुछ और लग रहा था। हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही थी पूरी तरीके से, लेकिन लास्ट में जो 3 दिन में माहौल बदला गया, 15, 16, 17 तारीख में जो माहौल बदला गया अचानक से, उसको आपने कैसे देखा? क्यों बदला एकदम से माहौल, कांग्रेस के पक्ष में गया? देखो, ये इस तरीके का हर चुनाव में होता है। कुछ वोट बैंक ऐसा होता है जो हवा के साथ चलता है, उसकी कोई सोच नहीं होती, उसे किसी पार्टी से मतलब नहीं, उसे ये लगता है कि अगर ये जीत रहा है तो लोग उसी को वोट करने लगते हैं। उन्हें ये लग रहा है कि ये हार रहा है तो फिर वो उसे वोट देना नहीं चाहते हैं। तो पहले प्रदीप जैन आदित्य शुरुआती दौर में बहुत कमज़ोर स्थिति में थे, लेकिन जैसे जैसे प्रदीप मजबूत होते गए तो उनका जो है लोगों का झुकाव उनकी ओर बढ़ता गया। फिर समाजवादी पार्टी के लोग तो लगे ही रहे उनके साथ। भाजपा के जो लोग थे उन्होंने निजी स्वार्थों के तहत और प्रदीप जैन की तरफ अंदर अंदर काम किया। तो बसपा के जो लोग हैं उन्हें उनकी जो सोच है, मायावती भले ही अपने राष्ट्रीय स्तर पर सतीचंद मिश्रा जैसे को, तो वो वोट जो है प्रदीप के साथ चला गया बसपा का। और मायावती की जो स्थिति रहती थी वो स्थिति ये नहीं थी कि मायावती की आवाज़ पे कोई कहीं वोट कर देगा, आज वो स्थिति नहीं है। तो अब हम अंतिम चरण में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में अब कितनी सीटें मिलने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को? भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से मेरे ख्याल से इस बार सीटें उनकी घटना तय है, और इनकी 60 और 65 के बीच में भाजपा की सीटें आना चाहिए। और कांग्रेस की जो सीटें आएंगी या जो आने की उम्मीद है, रायबरेली से जो उन्हें थोड़ी उम्मीद है, उसके बाद वह झांसी ललितपुर से उम्मीद कर सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी नारा लगा रही थी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, वो नारा क्या सफल होता दिखाई दे रहा है क्या? देखो, ये तो चुनाव में होता ही है। आप बड़ा टारगेट अपना लोगों के सामने रखेंगे, बताएंगे, तो उसके आसपास आप पहुँचे। जब आपकी सोच ही नहीं होगी तो फिर लोगों का तो सोचने का मतलब भी नहीं होता। तो इसीलिए मोदी जी बड़े नेता हैं, होशियार नेता हैं। 400 पार का उन्होंने जो नारा दिया था, तो आप ये समझ लीजिए कि 400 के करीब तो वो अभी भी थे। उनका भाजपा की 300 कुछ सीटें थी, फिर उनके जो है अलायंस वाले थे उनकी कुछ सीटें थी, और आज लोकसभा में जो अन्य छोटे छोटे क्षेत्रीय दल लोकसभा में जो विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ खड़े दिखाई दिए, वो भी 400 के करीब ही उनकी संख्या थी। उत्तर भारत में निश्चित तौर पर भाजपा की सीटें घटना है, और दक्षिण भारत में निश्चित तौर पर भाजपा की सीटें बढ़ना है। फ़र्क यही है। तो सीटें उनकी संख्या जो 300 कुछ थी भाजपा की पहले, उसी के आसपास यह आज भी रहना है। लेकिन तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो इस चुनाव के बाद जिनका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, तो उनका विलय या तो कांग्रेस में होगा या भाजपा में होगा। भाजपा का हृदय बहुत बड़ा है, भाजपा तैयार भी है कि लोग आए उनके दल में। नहीं, भाजपा कांग्रेस को दो तरह से खत्म करना चाहती है। एक तो जो भाजपा को चुनाव में पराजित करके भाजपा को कांग्रेस को खत्म कर रही है भाजपा। दूसरा, जिन्हें पराजित नहीं कर पा रहे उन्हें किसी और कारणों से अपने घेरे में लेके उन्हें अपने में विलय करा रहे हैं। तो कांग्रेस तो खत्म दो तरीके से कर रही है भाजपा। तो इसलिए भाजपा विशाल हृदय की बात नहीं है। राजनीति में विशाल हृदय तो सब लेके चलते हैं, लेकिन उन्हें समय होता है। आज भाजपा का समय अच्छा है, और कांग्रेस नेतृत्व की कुछ खामियां हैं ऐसी जिसके कारण आम आदमी उससे जुड़ाव अपना महसूस उतना नहीं कर पा रहा है। जबकि ज़रूरत मजबूत विपक्ष की, हर आदमी सोचता है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज भाजपा के अनुकूल हैं, अन्य दलों के प्रतिकूल हैं। जब हम लोग क्षेत्र में जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बिल्कुल आश्वस्त थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन विपक्ष इस बार एक नया नारा लगा रही थी। विकास की बात नहीं कर रहा था, विपक्ष कह रहा था खटाखट खटाखट खटाखट। यहाँ मोदी जी भी कह रहे थे फटाफट फटाफट फटाफट। इसको मतलब एक चुनाव में हाईलाइट रहा है ये नारा। अब ऐसा है, विपक्ष के पास कुछ नहीं, हार गए तो ईवीएम हार गई, और जीत गए तो वो जीत गए। अरे अगर ईवीएम में आपके अनुसार सेटिंग है तो आप चुनाव लड़ क्यों रहे? जब आपको पता है कि ईवीएम में सीटिंग है उनकी, भाजपा वालों की, उन्हें चुनाव जीतना है, तो फिर चुनाव लड़ क्यों रहे? तो ये तो सब फालतू की बातें हैं। इस तरह की बातों में कोई, मेरे ख्याल से कोई
आधार नहीं है और हार जीत का कोई बहाना चाहिए होता है नेताओं को, और चुनाव लड़ने का भी कोई बहाना चाहिए होता है तो वो लड़ते हैं। जिसे टिकट नहीं मिलता वो भी कुछ ना कुछ कह के दल बदल करके अपना चुनाव लड़ लेता है। ऐसी परिस्थितियां हैं। बाकी अब देखिए 4 जून ज़्यादा दूर नहीं है, 3 दिन बाद हम सबके सामने चुनाव परिणाम होंगे और परिणाम ही बताएंगे हमारी आपकी बातों में कितनी दम रही, लोगों ने क्या सोचा और क्या परिणाम आए हैं। इस पूरे चुनाव में अनुराग शर्मा जी से कहाँ चूक रही? अनुराग शर्मा से चूक यह रही कि वह भाजपा के नाम के सहारे हैं, मोदी के नाम के सहारे हैं, आम आदमी के सहारे चुनाव नहीं लड़े। वो उनका किसी भी भाजपा के गिने चुने नेताओं के अलावा किसी से भी कोई ताल्लुकात नहीं रहा। आम आदमी को ये लगता है कि अनुराग शर्मा से मिलना कठिन है और आदमी की समस्याएं जो होती हैं पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती हैं, और इन दोनों विभागों से आदमी को जो मदद चाहिए होती है राजनीतिक लोगों से वो तुरंत होती है। तो उन्हें जब मिलने नहीं है तो मदद क्या मिलेगी। और प्रदीप जैन आदित्य ऐसे नेता रहे हैं, उनको देखा है कि उन्हें पकड़ना बहुत आसान है, 4 बातें उन्हें सुनाना आसान है, उनसे काम लेना आसान है। और प्रदीप की भी ये कोशिश होती है कि आम आदमी के मदद पहुँचे। आज झांसी मेडिकल कॉलेज में कोई ज़रूरत पड़ जाए तो प्रदीप जैन की पूरी कोशिश रहती है। हाल एम्स में कोई ज़रूरत पड़ जाए तो प्रदीप जैन आज भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं लोगों के, और इसी का उन्हें लाभ मिलने जा रहा है। अब हार जीत उनके भाग्य की बात है। जी। प्रदीप जैन कहाँ कमी छोड़ गए इस चुनाव में? अगर हारते हैं तो क्या कारण रहेगा? तो हार का तो ये कांग्रेस बदहाल है जी। इसके बावजूद अगर आदमी इतनी मजबूती से लड़ रहा तो मेरे ख्याल से प्रदीप जैन के काम करने में कोई कमी नहीं है, उनकी सोच में कोई कमी नहीं है, काम करने में कोई कमी नहीं है, और लोग ये महसूस करते हैं। और अनुराग शर्मा चुनाव जीतते हैं तो भाजपा और मोदी की वजह से जीतते हैं, और हारते हैं तो अपने कारणों से हारते हैं। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पे अगर अनुराग शर्मा चुनाव जीतते हैं तो कितने अंतर से चुनाव जीतेंगे? लोकसभा का बड़ा चुनाव होता है, चूँकि ये भाजपा का गढ़ रहा है। आम आदमी ने पिछले चुनाव में विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें विधायकों से भारी विरोध के बावजूद, भारी असंतोष के बावजूद लाखों वोटों से जिताया। एक विधानसभा क्षेत्र से 1 लाख से अधिक से जीते, एक विधानसभा क्षेत्र से करीब 1.25 लाख वोटों से जीते। तो जीत अगर होगी अनुराग शर्मा की तो लंबी जीत होगी, और प्रदीप जैन की जीत होगी तो 50,000 के करीब वोटों से होगी। जी। ये थे ललितपुर जनपद के पत्रकारिता जगत के बीच पितामह, आप ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला संरक्षक भी हैं, प्रेस क्लब के आप जिलाध्यक्ष हैं, और आप व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं। पिछले 28 से 30 वर्षों से आप व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चुनावी चर्चा करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी, और चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं। और देखिए 4 तारीख का इंतज़ार मुझे भी है, आप लोगों के भी है, देखिए क्या होता है, फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे पास आए, हमसे बातचीत की।